वेलकम फ्रेंड्स। टैली की 5th MCQ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले 4 क्लास अपलोड कर दी गई हैं, तो आप जाकर चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट को चेक कर लें। वहाँ पर 4 वीडियोस की अपलोडेड हैं, तो उनको आप देखें और ये सीरीज़ कंटिन्यू कराई जाएगी इसी प्रकार, और आप पूरी सीरीज़ को देखें और कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई भी किताब या बुक या नोट्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेखांकन डेटा या सूचना प्रदान करता है। अकाउंटिंग प्रोवाइड डाटा और इन्फॉर्मेशन ऑन, तो इसका है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। कैसे? प्रबंधकों की आय और लागत के लिए, संस्थानों की वित्तीय स्थिति के लिए, किसी विशेष वर्ष में कंपनी की कर देयता दर्शाने के लिए। तो ये सभी के लिए क्या करता है? लेखांकन डाटा सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बिना किसी भौतिक अस्तित्व के दीर्घकालिक संपत्ति लेकिन मूल्य रखने वाली कहलाती है। ऐसी संपत्ति जो दीर्घकालिक होती है लेकिन मूल्य रखती है वो, ठीक है, दीर्घकाल की होने के बाद भी कैसा रखती है वो, अपना एक उसकी एक वैल्यू होती है, तो उसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए अमूर्त संपत्ति, इनटेंगिबल एसेट। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसी संपत्तियां जिन्हें कम समय में अर्थात 1 साल या उससे कम में आसानी से नकद में परिवर्तित किया जा सकता है, निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? उसको बोलते हैं वर्तमान संपत्ति, करेंट एसेट। टाइम भी तो दिया है ना भाई इसमें कि जिन्हें कम समय में अर्थात 1 साल या उससे कम समय में, मतलब जैसे करेंट एसेट अगर आपके पास है तो ऐसे एसेट होते हैं करेंट एसेट जिनको आप, जैसे अभी आपके पास एक करेंट एसेट है, कोई भी मान लो कोई भी चीज़ आपने खरीदी, उसको एसेट ही बोलते, तो आप उसको मार्केट में लेके ऑन स्पॉट आपकी उसकी वैल्यू लगा दी गई, उसकी कीमत लोगों के द्वारा लगा दी गई, तो उसको बोलते हैं करेंट एसेट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट ऑप्शन, वर्तमान संपत्ति। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क किसके उदाहरण हैं? ये उदाहरण होते हैं अमूर्त संपत्ति, इनटेंगिबल एसेट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। वे ऋण जिन्हें अल्प अवधि 1 वर्ष या उससे कम के भीतर चुकाना होता है वह क्या कहलाते हैं? तो वो उनको बोलते हैं वर्तमान देयदारियाँ। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन, द डेब्ट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड, ए ईयर और लेस, आर रेफर्ड टू एज, तो करेंट लाइबिलिटीज़। क्या बोलते हैं उनको? वर्तमान देयदारियाँ। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। एक सूत्र है उसको याद रखेंगे, ए बराबर एल प्लस सी। ए बराबर एल प्लस सी, देखो यहाँ पे ए बराबर एल प्लस सी से क्या होगा? सकल लाभ है, ग्रॉस प्रॉफिट इज ए बराबर एल प्लस सी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऑप्शन बी बिक्री माइनस बेचे गए माल की लागत, सकल लाभ। अरे यार, जैसे अपन को लाभ निकालना ना कोई चीज़ पे, तो कैसे निकालते लाभ? लाभ निकालते, हमने बेचा 20 रुपये का है, मतलब बिक्री का मूल्य, विक्रय मूल्य, और 10 रुपये का खरीदा है, तो माइनस क्रय मूल्य, यही वैसे ही तो है ये, बिक्री माइनस बेचे गए मूल्य की लागत। अरे लागत ही तो एक प्रकार का क्रय मूल्य है भैया। लागत माने आपने कितना पैसा उस चीज़ पर लगाया, उस कितने पैसे लगाकर आपने वह चीज़ खरीदी। ठीक है, तो इसको ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। और एक जो MCQ और बनेगा वो बन सकता है, तो ए बराबर एल प्लस सी से है। ठीक है, ए बराबर एल प्लस सी आपको एक ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मूला सही है, किसके लिए? टैली के लिए। तो ए बराबर एल प्लस सी वन लगाना है अपन को। ठीक, घुमा के भी दे सकता है, जैसे एल बराबर ए माइनस सी कह सकता है वो। ठीक, तो ऐसे आगे पीछे सब तरीके से आप लगा सकते हैं इसको। शुद्ध लाभ की गणना निम्नलिखित में से किस खाते में की जाती है? तो कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शुद्ध लाभ की गणना निम्नलिखित में से किस खाते में की जाती है? तो देखो लाभ आ रहा, लाभ तो लाभ किस में आ रहा? ऑप्शन ए में आ रहा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। वित्तीय वर्ष के अंत में बंद स्टॉक के मूल्य का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? तो स्टॉक टेकिंग द्वारा ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वी डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश में पढ़ेंगे, आपको इसका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। इनमें से कौन अचल संपत्तियों का सबसे अच्छा व्याख्या करता है? तो डी है ऑप्शन करेक्ट। लंबे जीवन काल वाले आइटम हैं जो विशेष रूप से पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अचल संपत्ति जैसे कोई खेती की ज़मीन ले ली अपन ने, या कुछ प्लाट ले लिया, या कहीं पे मकान ले लिया, तो मकान ऐसा तो होता नहीं आज भी दिया
फिर ख़रीद लिया, फिर वो ख़रीदने वाला फिर बेच दिया, फिर ख़रीद लिया। अरे एक बार जो अपन ने मकान प्लॉट ख़रीदा वो बहुत समय तक रहता है, तो लगभग अचल संपत्ति माना जाता है उसको। तो निम्नलिखित में कौन अचल संपत्तियों का सबसे अच्छा व्याख्या करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। वस्तुओं को बिक्री योग्य स्थिति में रखने के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए, तो P&L अकाउंट AC, P&L खाता, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आपूर्तिकर्ता के व्यक्तिगत खाते किसमें देखे जाते हैं? सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, तो किसमें? परचेज लेजर में देखे जाते हैं। किसमें? परचेजेज लेजर, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इंग्लिश में देखेंगे इसको। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भेजा गया चेक डाक पोस्ट में बर्बाद हो जाता है तो आप पैसा सुरक्षित रहेगा। आपको चाहिए कि केवल अपने चेक अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल करें। इफ़ यू वांट टू इंश्योर दैट योर मनी विल बी सिक्योर्ड इफ चेक सेंट आर वेस्टेड इन द पोस्ट, यू शुड क्रॉस योर चेक अकाउंट पे ओनली, नॉट नेगोशिएबल, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। प्राप्त छूट डिस्काउंट रिसीव्ड आर, तो बायर ऑफ गुड्स गारंटेड डिस्काउंट बाई सेलर, विक्रेता द्वारा माल के खरीदार को दी गई छूट। अरे छूट क्या होती है भैया? छूट होती है विक्रेता जो क्रेता को, जो क्रेता माने खरीदने वाला होता है, उसको क्या देता है? छूट देता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। विक्रेता द्वारा माल के खरीदार को दी जाने वाली छूट, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले बिक्री चालान दर्ज किए जाते हैं, तो किस में किए जाते हैं? द सेल्स जर्नल में, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बिक्री जर्नल में किए जाते हैं बिक्री चालान दर्ज। भैया बिक्री आ रहा है तो बिक्री से अपन बिक्री लगा देंगे, द सेल्स जर्नल, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इंटर्ड इन द परचेसेस जर्नल आर, खरीद जर्नल में दर्ज होती है। इंटरेड इन द परचेसेस जर्नल आर, तो क्या होता है? परचेसेस इनवॉइस, परचेस याद कर लेना। देखो उसमें परचेस आ रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे अपन? परचेस लगा देंगे, परचेसेस इनवॉइस, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बैलेंस शीट की तारीख में मूल्यह्रास खाते के लिए संचित प्रावधान पर शेष राशि है, ऑप्शन ए। बैलेंस शीट में संपत्ति में से सामान्य कटौती की गई, नॉट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि हम अपने उपयोग के लिए माल लेते हैं तो हमें चाहिए कि डेबिट आहरण खाता क्रेडिट खरीद खाता करें, नॉट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन लीव कर दें आप। ऑप्शन ए यहाँ पे ये करेक्ट होगा, लेकिन आप छोड़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है ये। जब एक छोटी या फुटकर रोकड़ वही रखी जाती है तो सामान्य वही खाता में कम प्रविष्टियाँ की जाती हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, राजस्व मतलब होता है कमाई या आय, रेवेन्यू बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, यदि ट्रायल बैलेंस का योग सही नहीं है तो अंतर की प्रविष्टि होनी चाहिए सस्पेंस खाते में। भैया अगर ट्रायल बैलेंस में आपने योग किया पैसों का और वो योग सही नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ भैया? कि सस्पेंस है, मतलब संदेह की स्थिति पैदा हो गई, सस्पेंस की स्थिति आ गई, तो सस्पेंस खाते में चीज़ें चली जाएंगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सस्पेंस माने संदेह की योग सही नहीं है, इस प्रकार का संदेह हो गया। ठीक, यदि निश्चित पूंजी को बनाए रखना आवश्यक है तो साझेदारों के मुनाफे का हिस्सा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? भागीदारों के चालू खाते में जमा। इफ़ द रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल देन द पार्टनर शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी क्रेडिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्रेडिट टू पार्टनर्स, क्रेडिट होना चाहिए किसके अकाउंट में? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। किसी कंपनी के राजस्व और व्यय को किस विवरण में प्रदर्शित किया जाता है? तो ऑप्शन सी आय विवरण में। किस में किया जाता है? आय विवरण में, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। वित्तीय लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। इंग्लिश में पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में, ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। विस्तारित लेखांकन समीकरण का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है? द एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन इज यूज्ड बाय विच स्टेटमेंट? बैलेंस शीट। किस में किया जाता है? बैलेंस शीट में इसका यूज किया जाता है। लेखांकन समीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, बैलेंस शीट में। संपत्ति खातों में किस प्रकार की शेष राशि होती है? संपत्ति खातों में किस प्रकार की राशि शेष होती है? व्हाट टाइप ऑफ बैलेंस डू एसेट अकाउंट हैव? तो डेबिट। क्या होता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, डेबिट। ध्यान से करना, ऑल ऑफ अबव है इसमें, तो इसमें ऑल ऑफ अबव नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसी देनदारियाँ जो चुकानी जरूरी हों संक्षेप में क्या कहलाती हैं? तो वो बोलते हैं उसको वर्तमान देयताएं। द काइंड ऑफ डेब्ट विच आर नीडेड टू बी
रीपेड इन ए शॉर्ट टर्म इज नॉन एज। तो करंट लाइबिलिटीज़ में, ये करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी हैं जिनको आपको चुकाना ही पड़ेगा, करंट में ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है, वर्तमान में ही आपको उनको चुकाना पड़ेगा जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। द अकाउंट विच इंक्रीजेज इक्विटी इज नॉन एज। ऑप्शन सी रेवेन्यू। इक्विटी बढ़ाने वाले खाते को किसके रूप में जाना जाता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब एक प्रकार का लाभ, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसी कौन सी दीर्घकालीन संपत्तियां हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है? तो भौतिक अस्तित्व किनका नहीं रहता? जो चीज़ें अमूर्त रहती हैं। मूर्त चीज़ों का तो भौतिक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो अपन को दिख रही हैं, उनको अपन छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। लेकिन जो अमूर्त संपत्ति है उसको क्या, उसकी कोई भौतिक एग्जिस्टेंस नहीं है, वो अपन को दिखती नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इक्विटी बढ़ाने वाले खाते को जाना जाता है तो क्या जाना जाता है? राजस्व, रेवेन्यू। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऐसी कौन सी दीर्घकालीन संपत्तियां हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है? उसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। भाई सब जिसका कोई भौतिक अस्तित्व ना हो वो कैसी होगी? अमूर्त ही तो होगी, इंटेंगिबल ही तो होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। व्यापार लेन देन में सहायक साक्ष्य को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं वाउचर। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। किसी संगठन के व्यय, लाभ और हानि को किस खाते में दर्ज किया जाता है? नॉमिनल खाता। इंग्लिश में आप यहाँ से पढ़ लेंगे, द एक्सपेंसेस प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। क्रेडिट के आधार पर सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यक्ति किस पर एक व्यावसायिक संगठन की राशि बकाया होगी? तो देनदार पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, डेप्टर। बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन आर बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड? ईयरली, वार्षिक रूप से, ठीक है। तो इसके साथ ही जो अपनी वीडियो है वो कंप्लीट होती है, 5th पार्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, 6th पार्ट ऑफ टैली में। वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो वो लाइक कर सकते हैं, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक का रीजन कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, जय हिंद, गुड बाय फ्रेंड्स।